हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको कुछ ऐसे योग बताने जा रहा हूँ। ये योग विवाह नहीं होने देते हैं। आपकी कोशिश रहती है कि आपकी संतान का विवाह जल्दी हो जाए और संतान भी सोचती है कि विवाह जल्दी हो जाए। ऐसी स्थिति विवाह नहीं होने देती है। ऐसे योग जो आज बता रहा हूँ आपकी कुंडली में है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, तो विवाह होने नहीं देते हैं। देरी होती रहती है, सारे काम देरी से होते हैं। ऐसी कौन सी स्थितियां हैं उनको समझें। और यदि आपकी संतान की आयु अभी कम है और अभी इस प्रकार के योग आपको कुंडली में दिख जाते हैं तो उसके समाधान तुरंत करें, ताकि आने वाले समय में उनको कोई कठिनाई ना हो। पूर्व में भी विवाह योग के बारे में अनेक जानकारियां दे चुका हूं। यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें, ताकि आने वाले समय में भी आपको सारी जानकारियां समय पर मिल पाएगी। इस चैनल के माध्यम से 2021 के मुहूर्त भी बताए जा रहे हैं, जिसमें गृह प्रवेश, भूमि पूजन, विवाह आदि सारे मुहूर्त बताए जा रहे हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो सारी जानकारियां आपको समय पर मिल पाएगी। तो शुरू करते हैं आज का योग। ऐसा कौन सा योग है जो समस्या देता है? आप यहाँ पर कुंडली देखें। आपको अपनी लग्न कुंडली ही खोलकर देखनी है, अन्य कोई भी कुंडली खोलकर नहीं देखनी। हमारी जो लग्न कुंडली D1 चार्ट है, यही महत्वपूर्ण कुंडली कहलाती है। इसे देखे बिना कोई भी निर्णय नहीं लिया जाता है। सर्वप्रथम इसे ही देखा जाता है और सर्वप्रथम बनती भी यही कुंडली है। और कुंडली जब खोलो तो सबसे पहले पन्ने पर बनी हुई कुंडली भी यही होती है। तो लग्न कुंडली तो सबसे महत्वपूर्ण कुंडली है। अब इस कुंडली में आपको सप्तम भाव को देखना होगा। सप्तम भाव, सातवां भाव, एक लड़की के लिए उसके पति का भाव, एक लड़के के लिए उसकी पत्नी का भाव सप्तम भाव कहलाता है। और यदि सप्तम भाव में सूर्य राहु दोनों साथ में बैठे हों या सूर्य केतु दोनों साथ में बैठे हों, तब इस प्रकार की स्थिति बनती है। एक दो स्थितियां और है, वह भी बता रहा हूँ। सर्वप्रथम स्थिति यह है कि सूर्य राहु यदि आपकी कुंडली में सातवें भाव में बैठे हुए हैं और दोनों का नक्षत्र भी एक है, दोनों की डिग्रियां भी समान है, 1-2 डिग्री का ही अंतर है, तो ऐसी स्थिति शुभ नहीं होती है। सूर्य केतु के साथ बैठा हुआ हो चाहे राहु के साथ बैठा हुआ हो, दोनों के अंश लगभग हो, तो यह स्थिति बहुत खराब होती है। ऐसी स्थिति में विवाह में विघ्न उपस्थित होते हैं, विवाह होने नहीं देता है। यह योग विवाह नहीं होने देता है। यदि अमावस हो और उस दिन किसी का जन्म हो और इस प्रकार की स्थिति सप्तम भाव में बन गई हो, तो चंद्रमा भी साथ में आ गया हो, तो यह स्थिति सबसे ज़्यादा खराब हो जाती है। सप्तम भाव में चंद्रमा भी यदि राहु के साथ बैठा हुआ है या चंद्रमा केतु के साथ बैठा हुआ है और दोनों के अंश समान हैं, तब भी ऐसी स्थिति बनती है। कहने का तात्पर्य, राहु या केतु जिस किसी के साथ चंद्रमा बैठा हुआ है, चंद्रमा और राहु के अंश समान हो, एक ही अंश पर हो, एक ही नक्षत्र पर हो और उस नक्षत्र के एक ही चरण पर हो, तो यह स्थिति सबसे ज़्यादा खराब होती है। हमारे शास्त्रकारों ने कहा है कि सप्तम भाव में सूर्य शनि का योग भी अच्छा नहीं होता है। यह भी विवाह में बड़ी बड़ी बाधाएं उत्पन्न करता है। इसके साथ शनि और चंद्रमा का विष योग मैं पूर्व में ही बता चुका हूँ, यह स्थिति भी शुभ नहीं होती है। शुक्र जो भौतिक आनंद देने वाला है, यदि सप्तम भाव में शुक्र यदि सप्तम भाव में राहु के साथ हो, केतु के साथ हो, तो यह स्थिति भी बहुत खराब होती है। और ये सारे योग यदि सप्तम भाव में मिथुन राशि, सिंह राशि या कन्या राशि 3 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर लिखा हो सप्तम भाव में और ऐसे योग बन रहे हों, तो और भी स्थिति खराब हो जाती है। क्योंकि ऐसी स्थिति में सप्तम भाव में बंध्या राशि होती है
तो ये और भी दिक्कत वाली स्थितियाँ रहती है। अब एक स्थिति और समझ लें कि सप्तम का जो स्वामी है, अब सप्तम के स्वामी को कैसे समझेंगे। यहाँ पर आप ऊपर देखेंगे कि सभी राशियों के स्वामी लिखे हुए हैं, राशियों के अंक भी लिखे हुए हैं। तो सप्तम भाव में जो अंक लिखा हो उसको देखें, क्या अंक लिखा हुआ है, वहाँ से उस अंक को देखकर आप उस राशि के स्वामी का पता कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए सप्तम भाव में 1 का अंक लिखा हुआ है, तो सप्तम का स्वामी कौन होगा, मंगल। इस चार्ट में आप ध्यान से देखें। तो इसी प्रकार से सप्तम में कोई भी अंक हो सकता है, उसका स्वामी भी यदि पीड़ित हो कुंडली में कहीं पर भी, छठे, 8वें, 12वें भाव में हो या नीच स्थिति में हो, नीच राशियां बता चुका हूँ, आप चाहें तो उन वीडियो को अवश्य देखें। जैसे शुक्र 6 नंबर पर नीच का होता है, मंगल 4 नंबर कर्क राशि पर नीच का होता है, सूर्य 7 नंबर तुला राशि पर नीच का होता है, चंद्रमा 8 नंबर वृश्चिक राशि पर नीच का होता है, शनि जो है 1 नंबर मेष राशि पर नीच का होता है, गुरु 10 नंबर मकर राशि पर नीच का होता है, बुध 12 नंबर मीन राशि पर नीच का होता है, राहु इसी प्रकार 9 नंबर धनु राशि पर नीच का होता है। लेकिन सप्तम भाव में राहु को देखना नहीं है। सप्तम भाव में कोई अंक होगा तो ये 7 ग्रह ही होंगे, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये ही सप्तम के स्वामी बनेंगे। तो इन 7 ग्रहों की स्थिति भी देखें कुंडली में कि यदि सप्तम का कोई स्वामी है तो वह अस्त स्थिति में है तो और भी ज़्यादा खराब स्थिति हो जाती है। विवाह में देरी बढ़ती जाती है या विवाह होता ही नहीं। एक स्थिति और समझें कि लड़के की कुंडली में शुक्र सप्तम का कारक है और सप्तम भाव में ही यदि वह राहु या केतु के साथ बैठा है या सूर्य के साथ बैठकर अस्त है, यह स्थिति शुभ नहीं होती है। सप्तम में शुक्र चंद्रमा की जो योग वाली स्थिति है वह भी शुभ नहीं होती है। और शुक्र यदि सप्तम का स्वामी होकर छठे, 8वें, 12वें भाव में बैठा हुआ है तब भी स्थिति खराब हो जाती है। और शुक्र कारक भी है, लड़के की कुंडली में विशेष कारक है। तो शुक्र यदि खराब स्थिति में है, सप्तम का स्वामी भी खराब स्थिति में है और सप्तम भाव में भी 2 पाप ग्रह हैं, जैसे राहु सूर्य है, सूर्य केतु है, चंद्रमा राहु है, चंद्र केतु है, शनि सूर्य है, शनि चंद्रमा है, तो स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। लड़की की कुंडली में गुरु को देखना होता है, मंगल को भी देखना पड़ता है। यदि उनकी स्थिति खराब है तो लड़की की कुंडली में भी विवाह होता ही नहीं या विवाह में बहुत बड़े बड़े विघ्न आते हैं। बिल्कुल बात पक्की होने के बाद भी विवाह नहीं होता है, सगाई टूट जाती है या विवाह बहुत देरी से होगा। बहुत सी कुंडलियों में हमने देखा है 40-40 साल की आयु तक भी विवाह नहीं होता है। तो 3 स्थितियाँ, यदि सप्तम भाव भी पीड़ित है, सप्तम भाव का कारक भी पीड़ित है और सप्तम भाव का स्वामी भी पीड़ित है, तो यह स्थिति तो सबसे बुरी है। और एक स्थिति और समझें कि यदि यह स्थिति अच्छी है तो सारी स्थितियां अच्छी है। नवम भाव कुंडली का भाग्य भवन, भाग्य से सारी स्थिति देखी जाती है। भाग्य भवन का जो स्वामी है वह यदि अच्छी स्थिति में है और कुंडली में गुरु अच्छी स्थिति में है तो सारी स्थितियां उतनी खराब नहीं होती है। इसलिए भाग्य भवन नवम भाव को भी देखना अति आवश्यक है। अब एक स्थिति और समझें कि कुंडली में दशाओं को देखना भी अति आवश्यक है। लग्न, पंचम और नवम भाव के स्वामियों की दशा यदि चलती है व्यक्ति को तो अच्छे फल, अच्छे परिणाम फिर भी मिलते हैं। लेकिन यदि नवम भाव, लग्न और पंचम भाव के स्वामियों की दशा नहीं है तो स्थिति और बुरी हो जाती है। व्यक्ति के जीवन में आगे से आगे विघ्न खड़े रहते हैं। तो ये सारी स्थितियां समझनी होती है। और सप्तम भाव में यदि सूर्य राहु की बुरी स्थिति है, सूर्य राहु दोनों खराब हैं, तो आपके आसपास में यदि कोई वैदिक मंत्रों का जानकार हो, उससे सूर्य राहु के वैदिक मंत्रों के संपुटित जाप करावें। जो तंत्रोक्त मंत्र हैं उनके संपुट लगवाकर वैदिक मंत्रों के जाप अवश्य करवावें। जो भी प्लेनेट सप्तम भाव में अशुभ स्थिति में है, मान लीजिए शनि है तो शनि के जाप कराएं, केतु है तो केतु के जाप कराएं, सूर्य राहु दोनों बुरे हैं तो सूर्य राहु के जाप कराएं, केतु है तो केतु के जाप कराने ही है। तो ये सारी, मंगल भी यदि सप्तम भाव में
राहु के साथ बैठा हुआ है तो यह स्थिति भी अच्छी नहीं होती है। और एक स्थिति और समझें कि सप्तम भाव में गुरु राहु का चांडाल योग है, गुरु राहु दोनों साथ में बैठे हुए हैं, तब भी वैवाहिक समस्याएं रहती है। और यदि बंध्या राशि है, सप्तम भाव में 3, 5, 6 का अंक लिखा हुआ तो और भी स्थिति खराब रहती है। बंध्या राशि के बारे में पूर्व में बता चुका हूँ। तो आज जो स्थितियाँ बताई, भाव पीड़ित, भाव का स्वामी पीड़ित, भाव का कारक भी पीड़ित, तीनों स्थितियाँ अगर खराब हैं तो विवाह होता ही नहीं, ऐसी स्थिति भी बन जाती है। तो इस स्थिति को अच्छी तरह से समझें। और यदि आपके बच्चे या बच्ची, लड़के लड़की की आयु बहुत कम है, अभी 18 साल 19 साल ही है, और आने वाले समय में आप समय पर चाहते हैं कि उनका विवाह हो जाए, तो इसके उपाय अवश्य करावें, तभी आपको लाभ समय पर मिल पाएगा, अन्यथा विघ्न उपस्थित होंगे। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।